हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र की परिभाषा, गुण एवं दोषों का निरीक्षण कीजिए। मतलब लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में विस्तार से बताना आपको, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसके क्या क्या लोकतंत्र में दोष होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, उसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपके सामने, वहां पर जाकर अन्य वीडियो देख सकते हो। साथ के साथ टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर आपके सामने जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं वो आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। साथ के साथ फ्लिपकार्ट में मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा इस कोने में आपके सामने सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में विस्तार से बताइए कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। लोकतंत्र आपके सामने एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति रखती है और सरकार का संचालन जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। लोकतंत्र क्या होता है आपके सामने, एक इस प्रकार की शासन प्रणाली होती है जिसमें सबसे ज्यादा सत्ता किनके हाथों में होती है, जो जनता होती है उसके हाथों में सारी सारी सत्ता वो देखने को मिलती है। आप अपने गांव के सरपंच को चुनते हो, आप अपने गांव, अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसे एमएलए को चुनते हो, आप अपने सांसद के क्षेत्र से आपके सामने एमपी को चुनते हो। वही लोग आपके सामने क्या करते हैं, आपके सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मिलकर क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जो पूरे देश की सरकार और सत्ता चलाने का काम करता है। समझ में आ गया आपके सामने। लेकिन उनको आपके मन में आए तो आप उन लोगों को हटा भी सकते हो। अंतिम फैसला किसका होता है, जनता का फैसला है, वो अंतिम होता है। अब्राहम लिंकन ने आपने के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन की बहुत ही शानदार राय है। उन्होंने क्या कहा, लोकतंत्र है वो जनता का, आपके सामने क्या है, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। मतलब शासन है वो किसका है, जनता का। मतलब जनता चाहे तो किसी को भी हटा सकती है और किसी को भी रख सकती है। समझ में आ गई। जनता के द्वारा जनता तय करती है कि हमें कौन सी नीतियां चाहिए, कौन से प्रतिनिधि चाहिए, कौन हमें हमें सरकार के अंदर चाहिए। और ये इनडायरेक्टली व डायरेक्टली आपके सामने किसका शासन है, जनता के शासन के रूप में इसको देखा जाता है। अगर अपन आधुनिक संदर्भ में चीजों को समझने का प्रयास करें तो यह केवल शासन का रूप नहीं बल्कि जीवन शैली, आधुनिक व्यवस्था व आर्थिक प्रणाली भी है। मतलब अगर अपन विस्तार से समझने का प्रयास करें तो आपके सामने जो शासन है, जो आपके सामने जो शासन प्रणाली है, वो उसमें आपके सामने जीवन शैली नहीं, आपके सामने सिर्फ बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रणाली भी है। क्यों? क्योंकि आप किस तरीके से जीवन को जियोगे, ये कौन जीवन शैली कहते हो, कैसा जीवन आप जीते हो, तो किस प्रकार का जीवन जियोगे या कहां पर निर्धारण किया गया, लोकतंत्र में। सरकार जैसी नीतियां बनाती है वैसे ही लोगों का जीवन भी होता है। सामाजिक व्यवस्था व आर्थिक आर्थिक प्रणाली भी है जो क्या करती है आपके सामने, लोगों की समाज में कैसे लोग रहेंगे, किन नीतियों का निर्माण किया जाएगा और लोगों के पास कितना टैक्स लगाना है, लोगों को कब टैक्स की दरों में छूट देनी है, लोन कितना देना है, किनको आपको सामने छूट देनी है। तो सब की सब चीजें आपके सामने किसमें किसके द्वारा निर्धारित होती है, सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। और सरकार किसके द्वारा चलती है, संविधान के द्वारा। और संविधान किसका निर्माण करता है, लोकतंत्र का निर्माण करता है। तो सभी चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली व इनडायरेक्टली क्या जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता समानता के साथ न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। सभी की सभी चीजें किस चीज पर निर्धारित है आपके सामने, स्वतंत्रता समानता व न्याय के जो सिद्धांत है, इन सब चीजों पर सारी की सारी चीजें आपके सामने आधारित होती हैं। समझ में आ गया आपके सामने विस्तार से। पहला पॉइंट है लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के क्या क्या गुण होते हैं आपके सामने, जनता का शासन और स्वतंत्रता। लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को चुनाव स्वयं करती है, जिससे शासक जनता के प्रति जवाबदेही रहते हैं। मतलब लोकतंत्र क्या होता है आपके सामने, लोकतंत्र में जो जनता है वो क्या करती है आपके सामने, जो शासक होता है उसका चुनाव स्वयं करती है। भाई आप ही तो करते हो, आप इनडायरेक्टली तो प्रधानमंत्री, सीधे के सीधे तो आप प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हो, लेकिन आप एमपी चुनते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो, और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है आपके सामने, प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। तो इनडायरेक्टली रूप से आप क्या करते हो, सत्ता का चुनने को काम करते हो।
जिससे शासक है वो जनता के प्रति जवाबदेही होता है। अगर कोई गलत नीति का निर्माण कर दिया, गलत व्यवस्था को लागू कर दिया, आप डायरेक्ट हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनसे पूछ सकते हो कि भैया ये आपने जो नीति का निर्माण हो आपकी सरकार ने किया है और हमने आपको चुनकर भेजा है, आप हमें ये बताइए कि कैसे इन सब चीजों की गलतियां हुई, कैसे न्याय प्रणाली में विघटन देखने को मिला, कैसे लोग हैं वो आपके सामने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो सीधे के सीधे आप क्या कर सकते हैं, जनता वो शासक से सवाल पूछ सकती है। यह नागरिकों का जनता ये नागरिकों का राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान अभिव्यक्ति व नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। और यही जो जनता है वो आपके सामने जो अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, जो अपने शासक को चुनती है, ये किसके माध्यम से चुनती है, मतदान के माध्यम से, है ना। मतदान के माध्यम से आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हो और वही आपके सामने क्या है, आपको उसी से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, आप अपनी समस्याओं को शासक के सामने रख सकते हो और उनसे जवाबदेही मांग सकते हो, अकाउंटेबिलिटी मान सकते हो आप कि आपके सामने उन लोगों की सही से उन्होंने कार्य किया है नहीं किया है, जो वादे वो करके गए थे क्या उनको उन्होंने निभाया है या फिर नहीं निभाया है। अगले वाला पॉइंट है समानता का सिद्धांत। लोकतंत्र जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के आधार पर भेदभाव का स्वीकार करता है। लोकतंत्र क्या करता है, आपके सामने ना जाति को मानता है, ना धर्म को मानता है, ना वर्ग व लिंग के आधार पर होने वाले जो भेदभाव उसको अस्वीकार करता है, उसको नहीं मानता है। समझ में आ गया आपके सामने, लोकतंत्र का यही काम है कि वो ना जाति को मानेगा, ना धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है। हमारे भारत के जो लोकतंत्र है उसको संविधान के तहत लोकतंत्र को लागू किया गया और संविधान में हमें सभी लोगों को क्या दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए। हर मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार है, जिसमें ना कोई व्यक्ति जाति के आधार पर, धर्म व लिंग के आधार पर उनके साथ क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार है, चाहे आप गरीब व्यक्ति हो, चाहे आप अमीर व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके सामने क्या हो, आप एक सामान्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति हो या बेघर व्यक्ति भी हो, आपको अगर भारत के नागरिक हो तो आपको सिर्फ एक ही वोट देना हो। प्रधानमंत्री भी एक वोट देगा, वो गरीब व्यक्ति भी एक वोट देगा, उसको भी इतने अधिकार अगर आप इतने अधिकार आपको है। बस फर्क कितना है, जागरूकता का फर्क है। अगर आप जिस दिन जागरूक हो जाते हो उसी दिन आपके क्या है, अधिकार है वो लागू हो जाते हैं। नैतिकता व बौद्धिकता का विकास। नागरिकों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर मिलता है, उनसे जागरूकता, उत्तरदायित्व की भावना व आत्मसम्मान का विकास होता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में हर व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, आपके सामने राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है, चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है, खुद को चुनाव के अंदर खड़ा करके क्या कर सकता है, आपके सामने अपने आप को जो जनता के सामने रख सकता है, अपने विचारों को रख सकता है। तो इससे क्या होती है, जनता की भागीदारी बढ़ती है राजनीति में, और जितनी ज्यादा जनता भागीदारी रखेगी राजनीति के अंदर उतना ही ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। सभी के अंदर उत्तरदायित्व की भावना होती है कि भाई अगर आपके सामने सोचो, अगर एक ही कैंडिडेट बार बार जीत रहा है तो फिर वो अहंकारी हो जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे काम करने की जरूरत ही क्यों, मैं तो जीत ही रहा हूं। समझ रहे? अगर उसी के सामने 5 कैंडिडेट और खड़े हैं और सभी मजबूत हैं, एकदम जबरदस्त चुनाव चल रहा है, तो पांचों को अच्छे से काम करना पड़ेगा। वादों को ना सिर्फ वादे जो हल्फनाम में दर्ज करने पड़ेंगे, बल्कि जमीनी हकीकत पे भी उनको उतारना पड़ेगा। सड़क का वादा है, गरीबी हटाने का वादा है, जो लोगों को गरीबी दूर करने, बेरोजगारी दूर करने का वादा, सभी के सभी सिर्फ वादे नहीं रह जाएंगे, फिर उनको घोषणाओं को जमीनी हकीकत पे लाना भी पड़ेगा। तो यही है, जितने ज्यादा लोग राजनीति में भागीदारी रखेंगे उतना ही ज्यादा लोकतंत्र सुदृढ़ होता है और मजबूत होता है। क्रांति की संभावना कम। इसमें सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से बदलने का प्रावधान होता है। मतलब क्या होता है, आपके सामने जो सरकार होती है उसको शांतिपूर्ण तरीके से बदला जा सकता है। किसके माध्यम से, चुनाव के माध्यम से आपके सामने क्या किया जा सकता है, जो सरकार है उसको शांतिपूर्ण तरीके से अपन बदलाव कर सकते हैं, जिसमें हिंसात्मक जो क्रांति होती है उसका आशंका कम होती है। भाई राजतांत्रिक परंपरा व तानाशाही परंपरा की क्या नुकसानदायक है, जब सत्ता में बदलाव होता है तो क्या होता है, बहुत बड़ी हिंसा देखने को मिलती है, और उससे ना सिर्फ वो वंश या फिर जो आपके सामने जो राजतांत्रिक परंपरा है वो परेशान होती है, बल्कि जनता है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो लोकतंत्र में बहुत ही ज्यादा सरल
सुगम तरीके से क्या होता है, आपके सामने सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलता है। कोई इंसान नहीं होती है, साधारण चुनाव होते हैं और आपके सामने क्या हो जाते हैं, सत्तारूढ़ दल है वो बाहर हो जाते हैं और नए व्यक्ति को मौका मिलता है सत्ता के अंदर आने का। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने उत्तरदायित्व शासन। शासक नियमित चुनाव और विपक्ष की आलोचना के कारण जनता की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील भी रहते हैं। लगातार चुनाव होते रहते हैं। काफी लोग इस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां तो सिर्फ चुनाव ही होते रहते हैं, लेकिन आपके सामने मैं एक आपके सामने विचार रखता हूं, अगर चुनाव होते हैं तो ये नेता आपके लिए उत्तर जवाबदेही है। समझ में आ गया आपके सामने। विपक्ष आलोचना कर सकता है सत्ता पक्ष की कि आपने कार्य सही से किया, एक आपने काम सही से नहीं किया है, और सभी के सभी लोग अपने काम के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। क्यों है ये सब चीजें? इसीलिए है क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही है उनकी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। यह समाज को विभिन्न वर्गों व हितों का प्रतिनिधित्व करता है, साथ के साथ राष्ट्रीय एकता को और सद्भाव को मजबूत करता है। इसका क्या फायदा आपके सामने? भाई अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो सभी लोग एकजुट रहेंगे, मजबूती के साथ आपके सामने सभी के सभी लोग क्या होंगे, आपके सामने एक साथ रहेंगे। अगर देश मजबूत, राष्ट्र मजबूत, एकता है तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। तो लोकतंत्र मजबूत होता है तो देश में एकता भी बढ़ती है। तो ये सभी के सभी लोकतंत्र के गुण थे। अब अपन बात करेंगे लोकतंत्र में कितने प्रकार की कमियां पाई जाती है। पहला पॉइंट आपके सामने अयोग्य शासन। लोकतंत्र संख्या पे आधारित होता है, गुणवत्ता पे आधारित नहीं। यह माना जाता है कि आम जनता अक्सर भावनात्मक या सतही आधार पे मतदान करती है और अयोग्य व चापलूस व्यक्ति क्या हो जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। और ये बात सिर्फ आपके सामने कहने के लिए नहीं है बल्कि वास्तविकता भी है। थोड़े दिन पहले बिहार में चुनाव हुए, एक केसी सिन्हा आपके सामने वहां के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, वो हार गए, और बड़े बड़े दबंगई व्यक्ति थे जिन्हों पे मर्डर के आरोप लग रहे हैं, वो जीत रहे हैं। तो ये सिर्फ नंबर का गेम हो जाता है। सरकार है वो क्या करती है, जो सत्तारूढ़ दल है या फिर और कोई विपक्ष के दल है, कोई भी दल है, वो उन्हीं जिताऊ लोगों को आपके सामने क्या करेगा, टिकट देते हैं, चाहे वो क्राइम करें, चाहे जनता को लूट खसोट मचाए, चाहे अवैध तरीके से जीते, चाहे वैध तरीके से, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट मिलता है। क्यों? सारा गेम नंबर का है। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे, जो उस बाउंड्री लाइन को पास करेगा आपके सामने बहुमत की, वही आपके सामने क्या हो जाता है, सत्तारूढ़ दल में आ जाता है। तो इससे क्या होती है आपके सामने, सिर्फ संख्या का खेल है, गुणवत्ता का नहीं। अच्छा व्यक्ति भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा या फिर अन्य लोकतांत्रिक परंपराओं में अच्छा व्यक्ति चुन के नहीं आता आपके सामने। जनता वो कम पढ़ी लिखी होती है, कहीं की थोड़ा कम लोगों को ज्ञान होता है, तो क्या होता है, लोगों को पैसे के माध्यम से, झूठे वादों के माध्यम से बहला फुसला कर क्या कर दिया जाता है, वोट डलवा दिया जाता है। और क्या होता है, जो सही व्यक्ति जिसको चुनाव जीतना चाहिए था, वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाता है। यह है लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी। धन और समय का अपव्यय। चुनाव, प्रचार व राजनीतिक अभियानों में बहुत ज्यादा धन व समय खर्च होता है और विकास कार्य भी दूर चले जाते हैं। भारत में लोकतंत्र में चुनावों को एक पर्व के रूप में देखा जाता है, और पर्व होता है वहां पे खर्चे भी होते हैं। हर साल भारत में जो राजनीतिक दल है वो चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, और उसमें बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, और वो पैसा किसी और का नहीं, आम जनता का ही पैसा होता है आपके सामने, जिससे जो विकास कार्य होते हैं वो सही से नहीं हो पाते हैं। सत्तारूढ़ दल इस चीज का इंतजार करते हैं कि कब चुनाव आएंगे, तभी आपके सामने क्या करेंगे, हम विकास करेंगे। इतने दिन आराम से सोए रहते हैं 5 साल, और आखिरी के 1 साल में काम करते हैं। चाहे कोई सरकारी भर्ती निकालना हो, सरकारी परियोजना लागू करना हो, सब अंतिम 6 महीने में होता है। बाकी तो आपके सामने 4 साल सरकार सिर्फ सोती रहती है। अस्थिरता की आशंका। संगठन की राजनीति या बार बार चुनाव के कारण सरकारें अस्थिर होती हैं। बार बार चुनाव से क्या होता है आपके सामने, जो बार बार चुनाव होने से सरकार बदलती रहती है, इससे क्या होता है, एक सटीक नीति का निर्माण नहीं होता है। अब भारत में देख लो, राजस्थान में देख लो, बार बार चुनाव होते हैं, बार बार आपके सामने सरकारें बदलती रहती हैं। तो एक सरकार क्या करेगी, आपके सामने कोई एक योजना लागू करेगी, दूसरी सरकार आएगी, योजना सेम होगी, बस नाम बदल देगी उसका, फिर से आएगी, वो उसको बंद कर देगी, चालू कर देगी। यही चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, जो जनता का दीर्घकालीन विकास होना चाहिए था, दीर्घकालीन जो नीतियों का निर्माण होना चाहिए था, जो क्रियान्वयन लागू होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। जनता का जो विकास है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जनता को जो अंतिम लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाता है।
तो यही होता है जनता जो आपके सामने अस्थिरता देखने को मिलती है चुनाव के अंदर, उससे क्या होता है आपके सामने बहुत ज्यादा नुकसान है वो देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने दलगत राजनीति का प्रभाव। राजनीतिक दल अपने संकीर्ण स्वार्थों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखते हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले बिहार में चुनाव में देखा, सत्तारूढ़ दल ने पैसे बांटने का काम किया, और अगर हम वास्तविकता से देखें तो उनका उद्देश्य क्या था? क्या जनता का विकास उद्देश्य था? नहीं। सीधा अगर आप वास्तविकता से गहराई से समझते हो तो क्या होता है आपके सामने, आपको ये पता चलता है उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। उनका मुख्य उद्देश्य वोट पाना ही था। किसी योजना के नाम पर आपके सामने क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार की संकीर्ण सोच रखी जाती है जिससे जो राष्ट्रीय हित, जो जनता का विकास है, जो जनता की जो आपके सामने क्या होता है विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। धर्म के नाम पे राजनीति की जाती है, जाति के नाम पर लोगों को बांट दिया जाता है, किसके लिए? ताकि वोट मिल सके। तो इससे क्या होता है, समाज में विभाजन व गुटबाजी बढ़ती है, और जो विकास होना चाहिए वो विकास तो होता नहीं है जनता का। उससे क्या होता है, उसके उलट होता है आपके सामने समाज में विघटन व विभाजन। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और जो सत्ता में आने वाले सत्ता का मजा उठाते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारे लोकतंत्र की। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कमजोर नीतियों का निर्माण करना। निर्णय लेने की लंबी प्रक्रियाएं व जटिल होती हैं, क्योंकि विभिन्न दबाव समूह द्वारा राजनीतिक हितों को संतुष्ट करना जरूरी होता है। राजनीतिक दल क्या करते हैं आपके सामने, अगर कोई नीति सही है उसको लागू करने भी इस चीज को ध्यान रखते हैं, भाई मेरी जाति के वोट नुकसान ना हो जाए, ये जो आपके सामने ये दल आपके सामने ये इन लोगों को फायदा उठाएगा, ये इन लोगों को फायदा उठाएगा, इससे हमारे वोट कटेंगे, वोट मिलेंगे। तो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया चलती रहती है, और अंतिम समय में जो निर्णय लेने होते हैं वो निर्णय नहीं लिए जाते हैं, जिससे मजबूत व त्वरित निर्णय आपके सामने नहीं ले पाते हैं। जो लोकतंत्र के अंदर, भारतीय लोकतंत्र वो ढीला ढाला लोकतंत्र इसीलिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो सटीक, सहज और आपके सामने सही निर्णय लेने चाहिए थे वो निर्णय नहीं हो पाते हैं भारतीय लोकतंत्र के अंदर। अगले वाला पॉइंट है भ्रष्टाचार की संभावना। चुनाव में खर्च होने वाले धन और सत्ता में बने रहने के लालच के कारण भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। मतलब क्या होता है, चुनाव में खर्च, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए क्या होता है लोग सत्ता के में बने रहने के लालच से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार करना होता है, जनता को चुनाव जीतने के लिए जनता पर पैसा खर्च करना होता है, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, पैसा लगता है। इससे क्या होता है, वो जनता में भ्रष्टाचार करने का काम भी करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे। यद्यपि लोकतंत्र में कुछ दोष है। जो विल्टन चर्चिल के शब्दों में, यह शासन का सबसे खराब रूप है, सिवाय उन सभी रूपों को छोड़कर जिन्होंने समय समय पर प्रयोग किया। मतलब, और वो अपने दोषों के बावजूद जनता की भागीदारी, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करने वाला लोकतंत्र आज भी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। कुछ लोगों का यह मानना है कि लोकतंत्र सबसे खराब शासन की प्रणाली हो सकता है, लेकिन चाहे कितना भी खराब हो, वास्तविक वर्तमान समय की जो प्रशासन है, वर्तमान समय में जो सत्ता को धारण करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, लोकतंत्र है, जहां पर जनता की भागीदारी होती है, जनता फैसले ले सकती है, जनता आपके सामने क्या कर सकती है, जनता अपनी बात मनवा सकती है। तो आज के समय अगर अपन बात करें तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो सत्ता की प्रणाली कौन सी है, लोकतंत्र ही सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की प्रणाली है। तो यह है आपके सामने जो आपका पेपर होने वाला है, लोकतंत्र की परिभाषा, गुण व दोषों का परीक्षण कीजिए। विस्तार से मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।